India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. डिजिटल अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने के संकेत दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सीबीआई से बताने को कहा है कि क्या उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से इस मामले पर जवाब मांगा कि क्या पूरे देश में दर्ज मामले को सीबीआई को सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक अखिल भारतीय समस्या है, इसलिए एक ही एजेंसी सभी मामलों की जांच कर सकती है। साथ ही यह भी कहा कि डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों में एक समान जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को राज्य पुलिस और यहां तक कि इंटरपोल के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है और मुख्य रूप से सूचना और खुफिया जानकारी साझा करनी होगी। वहीं एसजी से कहा कि वह अदालत को सूचित करे कि क्या सीबीआई के पास ऐसे मामले को संभालने के लिए सभी बुनियादी ढांचे, संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता है। इस मुद्दे पर एसजी तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर अदालत को जानकारी देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 3 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे उन्होंने जमानत की शर्त के रूप में जमा किया था। यह मामला उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किए गए पोस्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि सरकार विदेश यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं करेगी, लेकिन पासपोर्ट की वापसी के लिए शर्तें लागू होगी। महमूदाबाद को मई में हरियाणा पुलिस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उन पर देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था। इन शर्तों में शामिल था कि वे इस मामले में संबंधित कोई भी पोस्ट या बयान नहीं देंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना था। अब महमूदाबाद ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई 18 नवंबर को होगी। महमूदाबाद पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 152 आदि के तहत आरोप है, जिनमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने मई 18 को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में की थी और वे मई 21 तक हिरासत में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हरियाणा के डीजीपी को एक विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हो जो हरियाणा या दिल्ली से ना हो, जो प्रोफेसर के 2 ऑनलाइन पोस्ट की जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अंतरिम जमानत की शर्तों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को मामले से संबंधित कोई भी पोस्ट या बयान देने से रोक दिया और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के 2016-17 की अवधि के 5,606 मूल्य के लंबित एजीआर बकाया पर पुनर्विचार करने और उसका समाधान करने की अनुमति दी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 2016 से 17 की अवधि के एजीआर बकाया के लिए अतिरिक्त मांग को चुनौती दी गई। वोडाफोन के अनुसार अतिरिक्त मांग अव्यावहारिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में देनदारियों का निर्धारण पहले ही हो चुका था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ को सूचित किया कि चूंकि केंद्र सरकार ने कंपनी में 49% इक्विटी निवेश की है और वोडाफोन आइडिया की सेवाओं का उपयोग करने वाले 20 करोड़ ग्राहक हैं, इसलिए केंद्र सरकार वोडाफोन द्वारा उठाए गए पुनर्मूल्यांकन के मुद्दों पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गई। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी वोडाफोन इंडिया की ओर से पेश हुए। खंडपीठ ने उपरोक्त पर विचार करते हुए अपने आदेश में निम्नलिखित बातें दर्ज की। एसजी ने निर्देश दिया है कि परिस्थितियों में बदलाव यानी भारत सरकार द्वारा 49% इक्विटी अधिग्रहण और व्यापक पहलू यह है कि 20 करोड़ ग्राहक याचिकाकर्ता की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने को तैयार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि न्यायालय अनुमति दे तो सरकार इस पर पुनः विचार करने और उचित निर्णय लेने के लिए सहमत हो गई। न्यायालय ने आगे कहा, मामले की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंपनी में पर्याप्त इक्विटी निवेश की है। यह भी कि इस मुद्दे का 20 करोड़ ग्राहकों के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। हमें केंद्र द्वारा इस मुद्दे पर पुनः विचार करने और उचित निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं दिखती। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों के आलोक में पारित किया गया और यह विषय वस्तु केंद्र की नीतिगत निर्णय श्रेणी में पहले से मौजूद है। खंडपीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि यह मामला संघ के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि संघ विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक हित में इस मुद्दे पर सहमति जताता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे ऐसा करने से रोका जाए। इस दृष्टिकोण से हम रिट याचिका का निपटारा करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश केवल मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक जमानत याचिकाओं पर जवाब नहीं दिया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा है कि उन्हें बिना मुकदमे के 5 साल से अधिक समय से जेल में रखा गया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजनेया की पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे और मामले की सुनवाई शुक्रवार को करे। कोर्ट ने कहा कि हमने आपको पर्याप्त समय दिया है, अब और समय नहीं दिया जा सकता। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। उमर खालिद और अन्य आरोपियों पर 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई है और अधिकांश आरोपी 2020 से जेल में हैं। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न किए जाने पर उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। फिलहाल इस मामले में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी ने ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल किया है। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना जवाब दाखिल न करने वाले राज्यों पर नाराजगी जताते हुए उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को अगले सोमवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
3 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह बताना होगा कि अब तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। दरअसल 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का दायरा दिल्ली एनसीआर की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया था और उनको जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ही 2 सदस्यीय एक बेंच ने पहले इस मामले पर आदेश जारी करते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक 3 सदस्यीय बेंच ने आदेश में संशोधन कर दिया और सुनवाई कर रहा है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि मेहर या विवाह में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाले प्रतिफल की वापसी केवल खुलानामा से नहीं बल्कि खुला द्वारा तलाक की घोषणा के लिए मुस्लिम पत्नी की याचिका पर विचार करते समय पक्षकारों के बयान से भी सुनिश्चित की जा सकती है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमडी स्नेहलता की खंडपीठ फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर अपील विचार कर रही थी। अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश वैध नहीं है क्योंकि खुला के माध्यम से तलाक देने की 2 शर्तें पूरी नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा खुलानामा जारी करने से पहले पक्षों के बीच कोई सुलह का प्रयास नहीं किया गया और खुलानामा में महार की वापसी के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि हालांकि पत्नी द्वारा लिखे गए खुलानामा में महर वापसी करने की पेशकश का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी उसने याचिका में कहा कि खुलानामा जारी होने से पहले ही अपीलकर्ता ने महर ले लिया। फैमिली कोर्ट में उसकी गवाही में भी यह बात कही गई। अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश वैध नहीं है क्योंकि खुला के माध्यम से तलाक देने की 2 शर्तें पूरी नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी पत्नी द्वारा खुलानामा जारी करने से पहले पक्षों के बीच कोई सुलह का प्रयास नहीं किया गया और खुलानामा में महार की वापसी का प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि हालांकि पत्नी द्वारा लिखे गए खुलानामा में महर वापसी करने की पेशकश का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी उसने याचिका में कहा कि खुलानामा जारी होने से पहले ही अपीलकर्ता ने महार ले लिया। फैमिली कोर्ट में उसकी गवाही में यही बात कही गई। यह भी बताया गया कि प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से 2 मध्यस्थों के माध्यम से सुलह के प्रयास किए गए। हालांकि अपीलकर्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया और किसी अन्य व्यवहार्य समझौते के लिए सहमत नहीं हुए। तर्कों पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के उपरोक्त कथनों का खंडन करने के लिए कोई बयान दायर नहीं किया। उसने अपीलकर्ता के इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उचित सुलह संभव नहीं है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उल्लेखित दोनों मध्यस्थ उसके पारिवारिक सदस्य हैं। दूसरी ओर न्यायालय ने महसूस किया कि इस तर्क ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष को पुष्ट किया कि सुलह का प्रयास किया गया। न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में चूंकि अपीलकर्ता ने इसके विपरीत कोई बयान दर्ज नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार के सैनिक अभियंता सेवा में कार्यरत 14 कर्मचारियों ने संशोधित वेतनमान और ग्रैंड पे के तहत वित्तीय उन्नयन की मांग की। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें उच्च वेतनमान और ग्रैंड पे देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि संशोधित आश्वासन पदोन्नति योजना के तहत कर्मचारियों को उच्च वेतनमान और ग्रैंड पे देने का प्रावधान है। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और कर्मचारियों को उच्च वेतनमान और ग्रैंड पे देने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार और
MES को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों को उच्च वेतनमान और ग्रैंड पे के साथ बकाया राशि का भुगतान करें और सभी समान रूप से स्थित कर्मचारियों को भी इसका लाभ दें। केस पर ज़्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रियंका। आज हम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल राजू के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 14 लोग पेटिशनर हैं, 14 लोग शामिल हैं जो कि इंडियन मिलिट्री सर्विसेज कर्नाटका के अंदर एज अ पियोन का काम कर रहे थे। उस टाइम पे एक ऑर्डर लागू किया गया था जिसका नाम था माइनॉरिटी एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम। इसके अंदर एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया था हाई ग्रेड पेयर्स के लिए। इसमें ज़्यादातर 3 चीज़ों के बारे में बात गई थी। इसमें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 3 लेवल्स पे दिया जाने वाला था। एक तो 10 साल की सर्विसेज वाले लोगों के लिए, दूसरा 20 साल की सर्विसेज जिन्होंने कंप्लीट किया और तीसरा जिन्होंने 30 साल की सर्विसेज कंप्लीट किया। इसमें पियोन के लिए कोई भी जगह शामिल नहीं की गई थी उस वक्त फाइनेंशियल बेनिफिट देते वक्त। तो उन्होंने अपना केस फाइल किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने पिटिशनर्स की जो फाइल थी उसको कॉन्ट्रावीन करते हुए ये बोला था कि ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ हाई ग्रेड पे लेवर्स के लिए दिया गया है। इसके अंदर कोई भी लो लेवल पेयर या फिर पे बैंड किसी भी तरह के लोग शामिल नहीं किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने इस केस को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि भी ये जो ऑर्डर है ये सब पे लागू किया जाएगा, चाहे वो पे बैंड 1 से हो या फिर वो 2 से हो या फिर कोई पियोन हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी एम्प्लॉयज़ होगा, सबको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके साथ ही 3 महीने के इस ऑर्डर के अंदर सभी को ये चीज़ बेनिफिट किया जाएगा। उसके बाद ये जो ऑर्डर है इसको यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए ये बोला, हाई कोर्ट के रूल को ये बोला कि ये जो बेनिफिट है, जो ये फाइनेंशियल बेनिफिट है, ये सभी पे लेवल्स पे दिया जाएगा। इसमें सभी के सभी पियोन, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स सभी को ही बेनिफिट दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर फुल एरियर सैलरी के साथ साथ जो बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रियंका यह जानकारी साझा करने के लिए। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि न्यायिक बुनियादी ढांचा और ई कोर्ट परियोजना क्या होता है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेसिग्नेट है, उन्होंने रिसेंटली ये बात बताया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर असल में क्या होता है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कोर्ट के आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं है। उनके कहने का मतलब था कि ये न्याय के बारे में नहीं और किस तरह से न्याय को एफिशिएंटली डिलीवर किया जाता है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंस्ट्रूमेंट है और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया। ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जुडिशरी का है जिसका एम है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को वर्चुअल मेथड के जरिए सब तक पहुंचाना। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट ने देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। उन्होंने अपने बात इस कंक्लूजन के साथ खत्म किया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है ताकि ट्रस्ट बना रहे। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.